आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज की कार्य योजना में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। पहला इतिहास। इतिहास में 2 घंटा हमें पढ़ना है आज, और गुप्त काल को पढ़ना है। गुप्त काल में देखें तो आप सबसे पहले गुप्तकालीन स्रोत को देखेंगे। स्रोतों में भी 2 विषय हैं, 2 भाग हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से उस काल के लिखे गए ग्रंथ हैं, जैसे शूद्रक के मत्स्यकट्टिकम, जैसे देवी चंद्रगुप्तम, जैसे हम उस काल में जो पुराण या गीता या अन्य प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो कुछ पुराण हैं उन पुराणों को, और कालिदास की रचना, भास की रचना यद्यपि से पहले की है। फिर हम देखते हैं वराहमिहिर की रचना, आर्यभट्ट की रचना, फाहियान उसी समय में आया तो उसकी चर्चा। तो ये सब जो हैं उनके ग्रंथों का नाम देख लेंगे और 1-2 उद्धरण देख लेंगे। पुरातात्विक स्रोत में मुख्य रूप से आपको उस समय के अभिलेख देखना है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति देख लेंगे। कुमार गुप्त के समय के दर्जनों अभिलेख हैं तो उन अभिलेखों को देख लेंगे। स्कंद गुप्त के समय का जो हून के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ के अभिलेख से, तो आप वो देख लेंगे। तो इस तरह से कुछ अभिलेखों को देख लेंगे, जैसे दशमलव पद्धति के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। उसके बाद उस समय के महत्वपूर्ण शासक, तो चंद्रगुप्त प्रथम को देखेंगे, फिर समुद्रगुप्त को, फिर रामगुप्त को भी देख लेंगे। वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं किस किस ग्रंथ में उसकी चर्चा है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो नवरत्न थे उनको देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो वैवाहिक संबंध हुआ, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद अन्य प्रकार की चीज़ें। हाँ, सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, एरन अभिलेख से 510 का है, उसको भी आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के शासकों के बारे में स्रोत, और उसके बाद उस समय के साहित्यिक और कला के समय में संदर्भ में जो मंदिर कला का विकास हुआ, जो मूर्ति कला का विकास हुआ, साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हुआ, उसको देख लेंगे। फिर उस समय की अर्थव्यवस्था, कॉस्मस जैसे लोग आए और उन्होंने कई बंदरगाहों की चर्चा किया है। तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह। उस समय में सिक्कों की क्या स्थिति थे, तो बड़े स्तर पर सोने के सिक्के ढाले गए, लेकिन तांबे के सिक्के और अन्य छोटे छोटे सिक्के नहीं ढाले गए। क्यों? उसका वाणिज्य व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रशासक के कुछ प्रशासनिक पद और पदाधिकारियों की चर्चा है, तो उसको देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के गुप्त काल की राजनीति, गुप्त काल के प्रशासन, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, उस समय समाज में क्या स्थिति थे, जैसे दास मुक्ति यज्ञ की चर्चा नारद करता है, स्मृतियाँ कई लिखी गई, उन स्मृतियों को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। चांडालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो वो देखेंगे। भारत में चांडालों का आगमन कब से हुआ, अस्पृश्यता की शुरुआत भारत में कब से हुई, ये सब देख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ज्योग्राफी पर आप 1 घंटा समय देंगे। भारत के भूगोल में मुख्य रूप से आप मृदा देखेंगे। मृदा से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विशेष करके मृदा के बारे में जो हमारे यहाँ आपको सभी काली मृदा, उसके बाद जलोढ़ के फिर 2 भाग हैं, खादर और बांगर। इसी तरह से अन्य मृदा आप लाल मृदा, लेटराइट, पहाड़ी, तो ये सब मृदा जो हैं, तो मृदा कहाँ कहाँ है, भारत के किन क्षेत्रों में है। तो एनसीईआरटी में मृदा से जुड़े हुए आपको 2-3 मैप दिया हुआ है। 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी में 11वीं बेला में भी दिया हुआ है, 12वीं बेला में। तो आप उसको मैप को देख लेंगे कि रेड सॉइल जो है उसके अगल बगल वाला भाग क्या है, काली मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सभी की 5-5 विशेषताएं, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, उसके बाद लेटराइट, इस सब की आप 5-5 विशेषताएं देख लेंगे। दूसरी बात ये देखेंगे कि उसमें किन किन फसलों की अधिकता होती है। काली मृदा में कौन फसल ज़्यादा लगते हैं, कहाँ हैं, वो तो देख ही लेंगे, और कौन फसल। तो इस तरह से किन किन पोषक तत्वों की कमी है, तो इस तरह से तो इन सारी चीज़ों के 5-7 तथ्य हैं। कहाँ है, कौन कौन पोषक तत्व की कमी है, उसके अगल बगल में कौन मृदा है, उसके बाद वहाँ के मुख्य फसल क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना है। अब प्लस वनस्पति, मृदा से लगा हुआ वनस्पति है, तो वनस्पति को संक्षिप्त में देख लेंगे कि भारत में सदाबहार वन कहाँ है, आर्द्र पर्णपाती वन,
शुष्क पर्णपाती वन, पहाड़ी वनस्पति, किस ऊंचाई पर देवदार होते हैं, किस पर स्प्रूस होता है, किस पर अन्य प्रकार के इस तरह से, तो उन वनस्पतियों को आप देखेंगे। अब वनस्पति से जुड़ा हुआ आधा टैक्स कल मिलेगा। तो इस तरह से आप मृदा से जुड़ी हुई बातें, वनस्पति, 1 घंटा समय आपको यहाँ पर देना है। पॉलिटी में राष्ट्रपति की चर्चा हो गई थी, तो राष्ट्रपति की बात मैं छोड़ देता हूं। आप उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ऑफिस PMO यहां तक देखेंगे। वैसे एक और जोड़ दीजिए, महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा है, और अनुच्छेद 78 की चर्चा तो आप लोग जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के विषय में या सरकार के विषय में कोई भी सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में इस तरह की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 78 तक आप पकड़ लेंगे। और यहाँ से मंत्री उपराष्ट्रपति के बारे में, तो इनको शपथ ग्रहण कौन दिलवाते हैं, क्या किनकी विशेष राष्ट्रपति से क्या तुलना है, तो उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। और उसके बाद आप प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, ये सब बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। कैबिनेट, जैसा आप लोगों को पता होगा कि कैबिनेट की चर्चा भारतीय मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में। तो आप देखेंगे कि हर एक जगह मंत्रिपरिषद की चर्चा है। लेकिन तो मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्रिपरिषद के आकार की चर्चा भारतीय मूल संविधान में नहीं था। इसके संदर्भ में वाजपेयी जी के समय में एक संशोधन हुआ, वो कैमा संविधान संशोधन, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, आप लोगों को देखना है, जिसमें कहा गया था कि 15% जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का या राज्य के विधानसभा का, उससे अधिक मंत्री नहीं होंगे। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जरा कमेंट में आप लिख करके भेजेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग इसको देखे हैं। तो मंत्रिपरिषद के बारे में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, दोनों सब में अंतर क्या है, और PMO, इस सबको आप देख लेंगे। विज्ञान के संदर्भ में आए तो विज्ञान के संदर्भ में हम देखते हैं कि 2 घंटा समय देना है। इस 2 घंटा में आपको तरंग पर 1 घंटा समय देना है, वेव, और खास करके प्रकाश तरंग हो गए, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे गामा, जैसे एक्सरे, जैसे इंफ्रारेड, ये सब आप इस सब की विशेषता, विशेष करके ध्वनि तरंग के बारे में कि ध्वनि की चाल कहाँ कितना है, सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ। उसके बाद ध्वनि और प्रकाश तरंग में क्या अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लेंगे, इसको थोड़ा सा ठीक से देखेंगे तरंग को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रकाश लाइट चैप्टर है, यहाँ से तो प्रश्न आते ही आते हैं। लाइट में बहुत सारी बातें हैं, इसी में आप नेत्र भी देख लीजिएगा, वैसे बायोलॉजी में उसे देख सकते हैं, लेकिन इसी से नेत्र भी जुड़ा हुआ है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा लाइट में देखना है। तो कुल मिलाकर के छाया क्या होता है, ये सारी चीज़ें को आप देखेंगे। मिरर देखना है, लेंस देखना है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर लाइट में देखेंगे। तो कुल मिलाकर के साइंस में ये बातें हो गई। इकोनॉमिक्स की बात देखेंगे, 1 घंटा समय देना है इकोनॉमिक्स में। राजकोषीय घाटा और कर प्रणाली, तो टैक्सेशन देखेंगे, प्रगतिशील कर प्रणाली किसे कहा जाता है, प्रतिगामी कर प्रणाली किसे कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके उदाहरण क्या है, कौन कर किसे कौन लगाते हैं, कौन वसूलते हैं, किनके बीचों में विभाजन होता है, सेवा कर की शुरुआत कब हुई, GST की शुरुआत कब हुई, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। राजकोषीय नीति किस तरह की नीति है, इसका संबंध किन चीज़ों से है, एट प्रेजेंट में राजकोषीय घाटा कितना है, इन सारी बातों को आप देखेंगे। तो इस तरह से ये आपको इकोनॉमिक्स 1 घंटा का हो गया। बिहार के संदर्भ में 1920 से पहले का बिहार मैंने दिया था होमवर्क में। अब 1920 से लेकर के 1947 तक का इतिहास आपको देखना है, विशेष करके बिहार में असहयोग आंदोलन, उसके बाद हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का जो विकास हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, 1942 की क्रांति, आज़ाद हिंद फौज, इन सारे संदर्भों में जो बिहार में कुछ कार्य हुए उन चीज़ों को देखना है। 1937 में जो सरकार बनी उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बन गया था, एक यूनुस थे, मोहम्मद यूनुस, वो बने थे। उसके बाद हम देखते हैं श्री कृष्ण बाबू बने। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे 1937 के इलेक्शन की भी बिहार में क्या स्थिति रही है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर देख लेंगे। और अगला करंट में थोड़ा समय कम है, परीक्षा 99% संभावना है कि आपको 13 तारीख को हो जाएगी दिसंबर में। तो 2024 के प्रमुख सम्मेलन
अब इन सम्मेलनों में आप देखेंगे जो विकसित देशों का सम्मेलन है, उन संदर्भों, उन सारी चीज़ों को देख लें, कहाँ हुआ, उसमें क्या रेजुलेशन मुख्य रूप से आया, पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन, उसके बाद हम देखते हैं सैन्य से जुड़े हुए सम्मेलन, और उसके बाद जो अन्य प्रकार, जितने प्रकार के सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलनों के बारे में 4-5 तथ्य आपको याद करना है। सभी करंट वाले मैगजीन में विद्यमान है, उपस्थित है, सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है, उसको आप देख करके तैयार करेंगे। और एक और बात है कि नोबेल पुरस्कार 24 में जिन्हें दिया जाएगा उनकी घोषणा हो रही है, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में, और उसके बाद हम देखते हैं जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, और उसके बाद फिजिक्स में, तो उनका फिर शांति में और साहित्य में, ये सारे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो रही है, हो गई है, तो इनको आप देखेंगे। तो इन होमवर्क के साथ आप इसको निपटाने की कोशिश कीजिए। आज थोड़ा होमवर्क देने में लेट हो गया है, कल आपको सुबह 6 बजे तक मिल जाएगा, कल 7 बजे तक का ये रूटीन है। आप इसको तत्परता के साथ 10 घंटा परिश्रम करके, कल मैंने बताया था समय के सदुपयोग वाला वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आग्रह है कि उसको आप देखें, और उसमें समय के सदुपयोग के बारे में कहा गया है कि वस्तुतः जीवन समय का सदुपयोग ही है, श्रम समय का सदुपयोग ही है। समय को बर्बाद करने का अर्थ है जीवन को बर्बाद करना, और समय पैसा होता है। धन्यवाद।